नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांदपुर का शैतान और काला प्रेत। चांदपुर का शैतान। चांदपुर का शैतान और काला प्रेत। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच छोटा सा गांव चांदपुर बसा हुआ था। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी और पशुपालन था। न जाने कितने वर्षों से जमींदार वंश गांव वालों पर जुल्म करता चला आ रहा था। जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिए जाने के बावजूद आज भी इस गांव में जमींदार शैतान सिंह का शासन था। शैतान सिंह का आतंक गांव के लोगों पर इस कदर छाया हुआ था कि वे उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाते थे। वैसे तो इस गांव में सब कुछ था, किंतु इंसानियत नहीं थी। पुरुषों में पौरुष नहीं था, बच्चों का भविष्य नहीं था। सब कुछ जैसे पाप के अंधेरे में डूब गया था। वह अंधेरा कब खत्म होगा, कौन उन्हें अंधकार से मुक्ति दिलाएगा, कोई नहीं जानता था। अरे इंसानियत के दुश्मनों, जरा खुदा से खौफ खाओ। याद रखो, जिस दिन उसका कहर तुम पर टूटेगा, तुम्हें 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए नसीब नहीं होगी। सूर्य अस्त हो चुका था। धूमिल से अंधियारे को चीरती हुई एक बैलगाड़ी धीमी रफ्तार से चांदपुर गांव की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। तुमने बताया नहीं सूरज कि पिताजी ने अपने खत में क्या लिखा है? सिर्फ यही कि मरने से पूर्व वे मुझे एक बार देखना चाहते हैं। जानती हो राधा, आज तक पिताजी ही हमेशा मुझे गांव आने को मना करते रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बचपन में ही उग्र स्वभाव का था और पिताजी को हमेशा यह भय रहा कि कहीं मैं यहाँ के जमींदार के विरुद्ध कभी कुछ बोल न बैठूं। तभी बैलगाड़ी रुक गई। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, मैं अभी आता हूँ। यह बूढ़ा कहाँ जा रहा है? पता नहीं, आओ देखते हैं। उधर बूढ़ा वाहक किसी की कब्र पर दीप जलाने के बाद अचानक ही सुबकने लगा। बाबा, तुम रो क्यों रहे हो? यह मजार किसकी है? यह मजार नहीं, यादगार है बाबू। बस यही एक याद बाकी है जिसके सहारे मैं जी रहा हूँ। यहाँ मेरी बेटी शबाना गहरी नींद में सो रही है। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता है ना, इसलिए हर रोज शाम ढले मैं दीप जला जाता हूँ। क्या हुआ था उसे? इस गांव में छाया पाप का अंधेरा मेरी बेटी को निकल गया बाबू। मैं बेबसी से उसकी मौत का नज़ारा देखता रहा, और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था? कौन है वह शैतान जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली? बूढ़े के शब्दों का अर्थ समझते ही सूरज का खून उबल पड़ा। तुम यह सब जानकर क्या करोगे बाबू? मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उस शैतान को सजा दिलवाऊंगा। हाँ, तुम शायद इस गांव में नए आए हो बाबू। आज तक शैतान सिंह के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किसी ने नहीं किया। मेरा कहा मानो, फौरन शहर वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन सूरज पर बूढ़े की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और थोड़ी ही देर बाद बैलगाड़ी सूरज और राधा को लिए पुनः चांदपुर की ओर बढ़ चली। शायद बाबा ठीक कहते हैं, पिताजी से मिलकर हम जल्द ही शहर लौट जाएंगे। नहीं राधा, मैं निश्चय कर चुका हूँ, इस गांव में शैतान सिंह की मनमानी नहीं चलने दूंगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। बहुत जल्द शैतान सिंह को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। बैलगाड़ी वाला सूरज और राधा को सुजान सिंह की हवेली के सामने छोड़कर चला गया था। यही है हमारा घर राधा। इतनी बड़ी हवेली, पिताजी यहाँ अकेले कैसे रहते होंगे? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। घबराओ नहीं राधा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। हवेली में कदम रखते ही राधा सहम गई। कितना अंधेरा है यहाँ। पिताजी अकेले रहते हैं यहाँ। पूरी हवेली को रोशन रखना उनके लिए संभव नहीं। दूसरे ही पल, उधर देखो राधा, उस कमरे में रोशनी है। शायद पिताजी उसी कमरे में हैं। फिर वे दोनों रोशनी वाले कमरे की तरफ बढ़ गए और कमरे में कदम रखते ही सूरज की निगाहें पलंग पर लेटे अपने पिता सुजान सिंह पर जा टिकी। पिताजी! सूरज, तू आ गया बेटे, मुझे बस तेरा ही इंतजार था। हे भगवान, यह क्या हालत हो गई है पिताजी की? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, अब हम आप ही के पास रहेंगे। नहीं सूरज, नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ की जमीन जायदाद बेचकर शहर लौट जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह शैतान सिंह तुम्हारे हाथ काटकर तुम्हें भी इतना मोहताज बना दे कि। तभी सूरज ने पिता के ऊपर पड़ी चादर उठा दी और फिर, ओ नहीं, यह सब कैसे हुआ पिताजी? क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने जमींदार के मवेशियों को अपने खेत से बाहर खदेड़ा था। मैं शैतान सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। नहीं बेटा, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ना ही इस गांव में तुम्हारा कोई साथी देगा। मुझसे वादा करो बेटा, जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगे। बोलो बेटे, बोलो। पिताजी के दिल को दुख ना पहुंचे
इसलिए सूरज को हाँ कहनी ही पड़ी। सूरज और राधा के दूसरे कमरे में जाते ही, अब मुझ अपाहिज के जीने का क्या फायदा, जिंदा रहा तो सूरज भी मेरे मुंह में बंधा रहेगा। और उस रात जब सब सो गए तो बूढ़े सुजान सिंह ने कुएं में कूदकर जान दे दी। दूसरे दिन जब सूरज को अपने पिता की लाश मिली, यह आपने क्या किया पिताजी, अपना साया भी मुझसे छीन लिया। लेकिन इस दुखद अवसर पर भी गांव का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था। उधर चांदपुर गांव से 15 मील दूर करमपुरा नामक एक बस्ती में एक शराब के अड्डे पर शेरू नाम का एक कुख्यात बदमाश अपने निशाने की वाहवाही का आनंद ले रहा था। वाह क्या निशाना है, शेरू उस्ताद का जवाब नहीं। उस्ताद का निशाना भला कभी चूका है। तभी शेरू ने हाथ में थमा खाली गिलास भी हवा में उछाल दिया। लेकिन इससे पहले कि शेरू उस गिलास को निशाना बना पाता, दूसरी ओर से फेंका गया गिलास उस गिलास से आ टकराया। अपने गिलास को किसी दूसरे के फेंके गए गिलास का निशाना बनते देख शेरू क्रोध से चीख उठा। जानते हो, आज तक शेरू के शिकार का शिकार करने का साहस इस इलाके में किसी ने नहीं किया। बोलो फिर तुमने कैसे किया यह साहस? इसलिए कि अब तक शेरू का वास्ता शेरों से नहीं गीदड़ों से पड़ा होगा। और मन ही मन तमतमाता हुआ शेरू काला प्रेत के पास पहुंच गया। बहादुर हो, पर कभी कभी ज्यादा बहादुरी भी खतरनाक साबित होती है। मुझे खतरों से खेलने की आदत है। मौके की गंभीरता को समझते ही वहां मौजूद लोग खिसकने लगे। खतरा तेरे सिर पर मंडरा रहा है बच्चे, जरा निगाहें घुमाकर देख। मेरे एक इशारे पर तेरे जिस्म में सैकड़ों सुराख कर दिए जाएंगे। हा हा हा। तो फिर देर किस बात की है, करो इशारा। दूसरे ही पल शेरू ने तेजी से पीछे हटते हुए फायर का हुक्म दे दिया। और इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आता, नहीं अब मेरी बारी शेरू। क्यों, डर गए? शेरू हिम्मत हार चुका था। आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम जैसे शैतानों के लिए मैं मौत हूँ शेरू, मुझे काली घाटी का पता चाहिए। शेरू बुरी तरह चौंक उठा। काली घाटी? यह काली घाटी के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं यह पुलिस का कुत्ता तो नहीं? कि कौन सी काली घाटी? मैं किसी काली घाटी वाटी के बारे में नहीं जानता। मुझे काली घाटी का पता चाहिए शेरू। तभी अचानक और पलक झपकते ही शेरू काला प्रेत के चंगुल से बच निकला। फिर काला प्रेत जैसे ही संभला, वह एक बार फिर शेरू के आदमियों के रिवॉल्वरों के निशाने पर था। तुझे काली घाटी का पता चाहिए? हा हा हा। तभी शेरू ने हुक्म दिया, मार डालो इस कुत्ते को। लेकिन इससे पहले कि शेरू के आदमी काला प्रेत पर गोलियां बरसाते, काला प्रेत का वफादार घोड़ा तूफान वहां आ पहुंचा। और फिर उन बदमाशों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। देखते ही देखते शेरू के आदमियों को तूफान ने ठिकाने लगा दिया। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे रहमो करम पर है शेरू, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना। नहीं, गोली मत चलाना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इससे पहले कि शेरू काली घाटी के बारे में काला प्रेत को कुछ बताता, और जब तक काला प्रेत द्वार पर खड़ी काली आकृति पर फायर करता, वह अदृश्य हो चुकी थी। काला प्रेत दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। काला प्रेत ने एक काली कार को दूर जाते देखा और अगले ही पल काला प्रेत तूफान की पीठ पर सवार हो उस कार का पीछा कर रहा था। यह कार मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। उधर जमींदार शैतान सिंह को चांदपुर की चौकी का इंचार्ज हवलदार गरीबदास अपने तबादले की सूचना दे रहा था। सरकार, कल तक कोई पुलिस अधिकारी चांदपुर चौकी का चार्ज लेने आ पहुंचेगा। यह सब सुजान सिंह के शहरी बेटे सूरज की वजह से ही हुआ है। उस हरामी ने मेरे और आपके खिलाफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। उस हरामजादे को शायद अपनी जिंदगी से बैर हो गया है। और अगले ही पल कालीचरण, जी हजूर, तुम तो जानते हो हमारी मर्जी के बिना इस गांव का पत्ता भी नहीं हिलता, फिर चौकी इंचार्ज कैसे बदल सकता है? समझ गया हुजूर। फिर वे चारों लठैत द्वार की तरफ बढ़ गए। लठैतों के जाते ही शैतान सिंह हवलदार गरीबदास से बोला, तुम निश्चिंत रहो गरीबदास, तुम्हारा चार्ज लेने वाला तभी चौकी तक पहुंचेगा जब हम चाहेंगे। अब तुम जाओ। लेकिन हाल से बाहर निकलते समय गरीबदास का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और गरीबदास के वहां से जाते ही शैतान सिंह हवेली के तहखाने में जा पहुंचा। मुझे आ रहे हथियारों की सूचना बॉस को दे देनी चाहिए। और फिर शैतान सिंह द्वारा संबंध स्थापित करते ही दीवार पर लगी स्क्रीन पर एक रहस्यपूर्ण परछाई उभर आई। बॉस, कुछ ही दिनों में अस्त्र शस्त्र की खेप सागर के रास्ते यहाँ पहुँच रही है। अगर हुक्म हो तो। नहीं शैतान सिंह, जब तक हमारा हुक्म नहीं मिलता तुम माल को अड्डा नंबर 1 पे ही रखो, क्योंकि सरकार काफी सतर्क हो चुकी है।
हम नहीं चाहते कि खूनी क्रांति में किसी प्रकार की बाधा आए। ओके सर। अगले ही पल संबंध विच्छेद हो गया और काली रहस्यमय परछाई स्क्रीन से लुप्त हो गई। उधर काला प्रेत एक पठारी इलाके में तूफान के साथ खड़ा दूर दूर तक फैले सन्नाटे को घूर रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, न जाने वह काली कार कहाँ गायब हो गई। शाम हो चुकी है, मुझे रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। इसकी मौत इसे यहाँ खींच लाई है। किंतु चट्टान की आड़ से झांक रहे उस भयानक चेहरे पर काला प्रेत की नजर न पड़ सकी थी। जल्द ही एक पहाड़ी गुफा में काला प्रेत डेरा डाल चुका था। अचानक काला प्रेत अपनी रिस्ट वॉच पर आते सिग्नल को सुन चौंक उठा। हेलो हेलो काला प्रेत, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस कॉलिंग। हेलो। फिर रिस्ट वॉच पर लीवर खींचते हुए काला प्रेत अपनी रिपोर्ट देने लगा। मैं काला प्रेत बोल रहा हूँ सर। इस समय मैं चांदपुर से 5 मील दूर पहाड़ी भाग में एक गुफा में हूँ। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मैं देशद्रोहियों के ठिकानों का पता लगा लूँगा। आई विश यू गुड लक माई बॉय। देशद्रोहियों के गुप्त ठिकानों का पता लगाकर तुम देश पर बहुत बड़ा उपकार करोगे काला प्रेत। मैं देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूँ सर, किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। इस मकसद के लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ सर। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। ओवर एंड ऑल। संबंध विच्छेद हो गया तो काला प्रेत ने घड़ी का लीवर दबा दिया और फिर वह सोचने लगा, आखिर वे लोग कौन हैं जो देश में खूनी क्रांति लाना चाहते हैं। निर्दोषों का खून बहाने और देश को कमजोर बनाने के पीछे उनका क्या इरादा हो सकता है। क्या वे लोग देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। तभी घोड़े तूफान की हिनहनाहट ने काला प्रेत को सजग किया। खतरा। अगले ही पल काला प्रेत गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। फिर कुछ सोच काला प्रेत अंधेरे का लाभ उठा रेंगता हुआ गुफा से बाहर निकल गया। दुश्मन जो कोई भी होगा मुझे असावधान समझ गुफा में पहुंचने की कोशिश करेगा। काला प्रेत का विचार सही निकला। थोड़ी ही देर बाद, अरे गुफा तो खाली है, काला प्रेत कहाँ गया। और तभी अरे, काला प्रेत ने एक भारी पत्थर उठाकर उस व्यक्ति की पीठ पर दे मारा। फिर जैसे ही काला प्रेत देवनुमा व्यक्ति पर झपटा, उस आदमी ने काला प्रेत को पैरों से दूर उछाल दिया और साथ ही वह व्यक्ति बिजली की तेजी से उठकर खड़ा भी हो गया। लेकिन इससे पहले कि काला प्रेत संभल पाता, देवनुमा आदमी ने काला प्रेत को बाहों में उठा फेंक देना चाहा, परंतु तभी काला प्रेत की उंगली सलाख के समान उसकी आंख में घुस गई। आह! काला प्रेत देवनुमा आदमी की बाहों से छूट जमीन पर आ खड़ा हुआ। खबरदार मूर्ख, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। लेकिन वह देवनुमा व्यक्ति जैसे पागल हो चुका था। उसने चेतावनी की परवाह किए बिना काला प्रेत पर छलांग लगा दी, किंतु काला प्रेत के शक्तिशाली प्रहार ने देवनुमा व्यक्ति को जमीन पर लेटा दिया। और फिर, अगर जान प्यारी है तो बता, तुझे मेरी जान लेने के लिए किसने भेजा। गंडोला तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा काला प्रेत। जवाब लेना मैं जानता हूँ गंडोला। तुम मेरी जान ले सकते हो, जवाब नहीं। तभी काला प्रेत के रिवॉल्वर की गोली गंडोला के कंधे की हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी और काला प्रेत के चेहरे पर भयानक दरिंदगी उभर आई। अगले ही पल काला प्रेत के रिवॉल्वर ने फिर आग उगली और गंडोला की चीख पुकार से वातावरण थर्रा उठा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा गंडोला, तुम जिंदा रहोगे, पर तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि जिंदगी के आखिरी क्षणों तक तुम यहीं पड़े मौत की तड़पन को महसूस करते रहोगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं काला प्रेत, नहीं, तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जाने से पहले एक गोली मेरे सीने में भी उतारते जाओ। गंडोला के चेहरे पर रहम की भीख थी, लेकिन काला प्रेत को गंडोला पर रहम नहीं आया। मैं देश के दुश्मनों पर रहम नहीं करता मूर्ख। अगर इस तरफ से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। काला प्रेत घोड़े पर सवार हो चुका था। फिर जैसे ही तूफान काला प्रेत को लेकर आगे बढ़ा, ठहरो ठहरो काला प्रेत, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पर तुम भी वादा करो कि मुझे इनाम में अपने रिवॉल्वर की एक गोली दोगे। मैं वादा करता हूँ। चांदपुर का जमींदार शैतान सिंह मेरा मालिक है। मैं उसके हुक्म की तामील करता हूँ, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। विश्वास करो, अब तुम अपना वादा पूरा करो। चांदपुर, शैतान सिंह मरने से पहले यह झूठ नहीं बोल रहा होगा। और गंडोला दूसरे ही पल बेजान लाश में बदल चुका था। वह गोली गंडोला के दिल के आर पार गुजर गई थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।